आज जो है वो चूंकि संडे को आपके पास एग्जाम है, जो बच्चे 11th में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली है, और 12th वाले भी आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ये काफ़ी जे रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो अब देखो मैंने आपको दिखाता हूँ, और आज के सेशन से अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस संडे को टकराएंगे तो डेफिनेटली मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ सिमिलर मॉडल डेफिनेटली आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स है। अब देखो एस इज अ सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, जहाँ पे ए भी इंटीजर दे रखा है। बोल रहा है इतने कितने मैट्रिक्स हैं इस सेट एस से सेट ए इनवर्स भी इस सेट का हिस्सा है। तो एक तो जैसे अगर अब इसको सॉल्व करो जेई फैशन में, तो क्लियरली एकदम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जूम कर सकते हो, बी इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू वन। तो वहां से मैट्रिक्स तुम्हारा 1 0 0 1 आ गया। ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स को हम ए ले, तो ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए इनवर्स खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ होगा, तो वो भी सेट ए का मेंबर है। तो ये तो पक्का हो गया जी, एक एलिमेंट तो हमको मिल गया। अब देखो दूसरा एलिमेंट तुम और खोज सकते हो, जैसे -1 0 0 -1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ -1 0 0 -1, तो फिर क्या आने वाला है, ये 1 0 0 और ये 1 आ जाएगा। इट मीन्स इफ दिस गाय इज ए विच बिलोंग्स टू सेट एस, तो आप देख सकते हो इसका जो इन्वर्स होने वाला है, इन्वर्स ये खुद हो गया क्योंकि सेल्फ इन्वर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो गया इफ आई एम टेकिंग ए इक्वल टू दिस। सो एंड दैट ऑफ ए इज नॉन जीरो, सो ए इक्वल टू ए इनवर्स। तो मेरे पास दो मैट्रिक्स तो अभी मिल गया। अब सवाल है क्या इससे ज़्यादा मैट्रिक्स भी पॉसिबल होगा? तो मैं चाहता हूँ आप सोच के कमेंट में बताओ जो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस चारों ऑप्शंस में से क्या होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी 80% हिंट ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में आप कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज कर सकते हो। जैसे कोई चाहे तो आइगन वैल्यू का भी यूज करके इसको कर सकता है, राइट। स्पेशली कैली हैमिल्टन का भी यूज करके इसलिए कर सकते हो कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखा है और डेटा ऑफ ए -1 दे रखा है। ट्रेस अगर मैट्रिक्स है तो बोल रहा है ये जो क्वांटिटी है वो किससे सिंप्लीफाई करेगा, राइट। इस चारों में से किससे सिंप्लीफाई करेगा? तो एक तो कोई वजह जैसे फिर स्कैम करने के लिए इक्वल टू आई कर देगा, तो ट्रेस ऑफ ए जो होने वाला है वो आपका 3 होगा, ट्रेस ऑफ होल स्क्वायर 9 होगा, ए स्क्वायर आया तो 9 - 3 6 होने वाला है, राइट। तो क्लियरली ऑप्शन डी तो गलत है क्योंकि ये 12 दे देगा। ये भी गलत है क्योंकि 3 × 3 9 दे देगा। ट्रेस ऑफ ए भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये 3 दे देगा, 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ सी। तो ऑप्शन मैच करने के लिए तो सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो आपको मिला 0 मार्क्स। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या किया है, ए को आई मान लिया है, तो वो पूरे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी अभी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि दैट ऑफ ए जो है वो 1 नहीं दे रखा है, राइट। दैट ऑफ ए जो है वो -1 है। तो फिर तुम बोलोगे ठीक है डेट ऑफ ए -1 है, तो मैट्रिक्स को हमने मान लिया माइनस आई करके, तो -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। तो उस हिसाब से अगर तुम करोगे तो फिर ऑप्शंस भी यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो इसको आप स्कैम करके कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको प्रॉपरली कौन बच्चा बना सकता है, और इसको भी आप अपने कमेंट सेक्शन में भेजिए। ठीक है, अगर आपको ये सभी सॉल्यूशंस का पूरे सीट के क्वेश्चंस बन रहे हैं मोर देन 80%, आप कमेंट सेशन में हमसे मेल आईडी मांग सकते हैं और वहाँ पे सॉल्यूशंस भेजिए, तो मैं आपको कुछ गिफ्ट दूंगा अगर आप 80% क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लेते हो। तो गिफ्ट इन द सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जेई के लिए और प्रॉपरली प्रिपेयर करें या फिर किस सोर्स से आप कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन जो है वो रहा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इसके पास रियल रूट है, तो पी मस्ट लाई इन द इंटरवल। अब तुम देख सकते हो जीरो पे साइन पी है, अगर ये कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होने वाला है। इन कॉस पी -1 को भी 1 - कॉस पी को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर पी बाई 2। तो यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट जो होने वाला है ऑलवेज नेगेटिव होने वाला है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अगर मैं पी जीरो नहीं दूँ तो पी जीरो पर ये पैराबोला नहीं होगा। तो अभी ये गारंटीड नहीं है, आपको दो केस लेना होगा, जब ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो और जब ये नॉन जीरो, फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। तो ये भी जी एडवांस पूछ सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन पे, जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनवर्स फंक्शन मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो ये इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस वाले में ना IITG IS 1999 और कुछ आसपास 2002 और 3 में पूछा हुआ है, लेकिन उसका ये एक अपग्रेडेड मॉडल टाइप का क्वेश्चन था। इसमें जिस बच्चे को इनवर्स फंक्शन का पूरा प्रॉपरली फील पता है
और उन्हें पता है इन्वर्सली किस को डोमेन में एक्ट करके क्या करता है, वही बना सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसे लगेगा ना जो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, ठीक, या फिर आपको लगेगा ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि एफ इनवर्स एफ को बहुत बच्चे कैंसिल करके ए इक्वल टू ए बोल देंगे, इसको बी इक्वल टू बी बोल देंगे, फिर ये तो बोलेंगे ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो भी सकता है, लेकिन वो लॉजिक बिल्कुल ही गलत है, राइट, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है वो मैं ऑलवेज एक्स नहीं बोल सकता हूँ। ये एक्स तब होगा जब एक्स बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, मतलब इसके डोमेन में, साइन एक्स के प्रिंसिपल डोमेन में लाई करें। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप ट्राई कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का बेहतरीन क्वेश्चन, और ये परफेक्ट जे एडवांस, मतलब जो एक एग्जैक्ट फिटिंग बोलते हैं ना, वो एग्जैक्ट फिटिंग का है। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, देखो कितना खूबसूरती से, और आपको लिमिट 0 दे रखा है, तो कोफिशिएंट्स का वैल्यू पूछ रहा है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तुम देख सकते हो P0 जो है वो 1 होना होगा, P-0 भी 1 होना होगा, P-0 भी 1 होना होगा। तो वहाँ से तुम्हारे पास पॉलिनोमियल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप उससे कोएफिशिएंट को भी रिलेट कर सकते हो। अब ये जो एक क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है एफ आर टू आर डिफरेंशिएबल है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। नॉन डिक्रीजिंग मतलब या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, नहीं तो ये इंक्रीज करके कुछ देर के लिए कांस्टेंट और फिर इंक्रीज ऐसा भी कर सकता है, राइट। तो ये डिफरेंशिएबल नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, उस डेरिवेटिव एफ डैश इज कंटीन्यूअस। तो देखो अगर यहाँ पे और ए और बी फिक्स करने बोल रहा है, एक्स सेट डिफाइन किया है, तो कुछ नेसेसरी है। तो अगर मैं एक इसको फंक्शन ले लूँ, एक्स प्लस साइन एक्स ही ले लूँ, तो आप देखोगे एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और बहुत सारी जगह पे ये जो लोकेशंस है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होने वाले हैं एक्स प्लस साइन एक्स का, वो होगा एन पाई। सो 0 पाई 2 पाई minus 5 ऐसे। तो set of points where f dash x will be 0, all x such that this, so this set constitute of n pi where n is integer। तो अब यहाँ से क्लियरली बोल रहा है ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है बिलोंगिंग टू ए टू बी सो दैट एफ ए जो है छोटा है एफ ऑफ बी से। तो मान लो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे ए ले लूँ और ये बी ले लूँ इसके बीच में, तो अब ए और बी के बीच में डेफिनेटली एफ बी जो है वो बड़ा हो गया एफ ऑफ ए से, और सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश एक्स 0। तो देखो ए और बी के बीच में जो एक पॉइंट मुझे मिल गया यहाँ पे यूनिक, अगर मैं ए बी को ऐसा फिक्स करूँ तो ठीक है, तो ये तो यूनिक पॉइंट मुझे मिल ही रहा है ना। अगर फिर मैं आगे चले जाऊँ, मान लो अगर मैं इसको बी ले लिया और इसको ए ले लिया, तो मेरे पास 1 2 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल बोल रहा है जो सेट एस इज एम्प्टी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सेट एस इज फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी। हाँ ये फाइनाइट तो है, लेकिन क्या काउंटेबली फाइनाइट है? अकाउंटेबली इनफाइनाइट है। अकाउंटेबली इनफाइनाइट मतलब डिस्क्रीट है, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये फाइनाइट और नॉन एम्प्टी है। आपको लगेगा ये सही है, लेकिन सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट, तो ये इसका सही आंसर जाने वाला है, क्योंकि आप इसको बाइजेक्शंस प्रूव कर सकते हो। नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स है, क्योंकि एन पाई का जो ये सेट है इनफाइनाइट नंबर्स है और वो काउंटेबल भी है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चंस एकमात्र क्वेश्चंस है जो हम चाहते हैं, जो आप जो बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं वो इसका जवाब दें। क्योंकि यूजुअली आप जेई में क्या करते हो ना, अगर सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आपको फाइंड करना होता है तो आप लिबनीज रूल लगाते हो, क्योंकि अगर एफ टी कंटिन्यूअस है तो 0 टू एक्स एफ टी डी टी जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लिबनीज रूल लगाओगे। तो जो एलएचएस में लिबनीज रूल लगाओगे तो एफ डैश एक्स क्या होने वाला है, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो ये तो ट्रू फॉर ऑल एक्स हो जाएगा, मतलब आपको लगेगा कोई भी फंक्शन इसमें काम कर जाएगा। तो मान लो अगर मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर ले लूँ, जो कि 0 से इन्फिनिटी से आर में डिफाइन भी है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 0 से एक्स स्क्वायर डी एक्स आपके हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 2 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया। ये तो हर एक एक्स के लिए सही नहीं है। तो अब सवाल है जो इसमें कितने सारे एलिमेंट हैं, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन से यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हो। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आपके पूरे जेई में एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो तुम्हारे कैसे कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है। ठीक है, और ये पावरफुल मेथड जो है ये है, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइंड है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, तो तुमसे क्या बोल रहा है, तुमसे बोल रहा है जो कितने सारे एलिमेंट होंगे इसमें। अब कोई बच्चा इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकता है। जैसे कोई बच्चा सोचेगा सपोज एक अल्फा वैल्यू एग्जिस्ट करता है जहाँ पे एफ ऑफ अल्फा 2 है। ठीक,
तो अगर हम जीरो से अल्फ़ा, जीरो से वो अल्फ़ा एफ ऑफ टी टी ले लें तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक अल्फ़ा कोई फंक्शन पे है जहाँ पे अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा टू है, मतलब अल्फ़ा कॉमा टू वो ग्राफ का हिस्सा है। तो अब अगर हम जीरो से अल्फ़ा ले लें, मतलब जीरो से अल्फ़ा के बीच में इंटीग्रेट करें, तो मेरा इंटीग्रेशन टू आना चाहिए। तो ग्राफ पूरा ऊपर तो हो नहीं सकता है ना, ठीक है, ग्राफ पूरा ऊपर हो नहीं सकता है। तो तुम बोलोगे ठीक है कुछ ग्राफ ऊपर होगा नीचे होगा, तो दैट ये और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो टू आएगा, राइट। इसका मतलब एक ना एक रूट होगा बीटा जीरो से अल्फ़ा के बीच में, मतलब ये फंक्शन जो है वो डाई कर रहा होगा जीरो से अल्फ़ा के बीच में कहीं ना कहीं। तो मान लो बीटा पे ये मर रहा होगा, तो जीरो से अल्फ़ा के बीच में फिर जो इसका आंसर आया जीरो से बीटा के बीच में वो फिर निगेटिव होना चाहिए, राइट। तो जीरो से बीटा के बीच में जो फंक्शन आया जीरो से बीटा तक इंटीग्रेशन जो आया वो फिर तुम्हारा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो मतलब ओवरऑल ये नीचे चले जाएगा ग्राफ। अब फिर जीरो से बीटा के बीच में एक गामा तब मिल जाएगा जहाँ पे फंक्शन फिर किल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो से गामा के बीच में एक वैल्यू आएगा जहाँ पे फंक्शन फिर एफ ऑफ गामा जीरो है तो माइनस टू है। जीरो से गामा के बीच में भी एक पॉइंट मिल जाएगा डेल्टा जहाँ पे मर जाना चाहिए। भाई ये तो फंक्शन अजीब वो गरीब हरकत कर रहा है। अजीब हरकत कर रहा है भाई ये फंक्शन। तो अब तो शायद आपको पता चल ही गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। लेकिन अब देखो इसको हम कैसे एनालाइज किए हैं रूट्स वाले मेथड से। तो आप बताइए ये ट्रिपल स्टार प्रॉब्लम अगर मैं इसको बोलूँगा तो ट्रिपल स्टार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ये बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम, रेंज ऑफ फंक्शन है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड से आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करोगे तो टू एक्स, उसको छोड़ो ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ को छोड़ो और ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ से मैं ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स को बाहर, टू टाइम्स ऑफ एक्स को बाहर ले लूँ तो वन और माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ देखने को मिलेगा। तो टू एक्स ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये तुम्हारा बना वन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो मिला जुला के आपके पास आ गया माइनस फोर एक्स क्यूब ई का पावर माइनस एक्स। देख सकते हो एफ डैश जो है एक ही जगह पे मर रहा है, वो है एक्स इक्वल टू जीरो पे। और जीरो के बाद जो फंक्शन है एफ डैश नेगेटिव हो रहा है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। एक्स माइनस इन्फिनिटी पे ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, लेकिन रैपिडली कौन जाएगा भाई, रैपिडली तो नीचे वाला एक्सप्रेशन जाएगा। तो इन्फिनिटी पे भी ये कहीं ना कहीं एफ डैश नेगेटिव होने का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट। फंक्शन डिक्रीजिंग और ये पॉजिटिव ही होगा एक्स इन्फिनिटी पे। तो बताओ एफ ऑफ जीरो क्या हो रहा है, एफ ऑफ जीरो फंक्शन जीरो पे ये हाफ और वन, तो जीरो पे तो हाफ जा रहा है, जीरो नहीं जा रहा है। और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है कुछ इस टाइप का। सिमिलरली ये इवन फंक्शन है तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो जो इस फंक्शन का रेंज क्या होने वाला है। रेंज जो होने वाला है वो जीरो पे हाफ और ई का पावर जीरो वन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी के इन्फिनिटी में। तो ये जीरो से हाफ जा रहा है भाई, ये तो अब ऑप्शन तुम्हारा कोई सही नहीं आ रहा है। तो आप डिफ्रेंशिएशन एक बार इसको सही से चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। डिफ्रेंशिएशन अगर मैं सही से चेक कर लूँ तो फिर मुझे पता चल जाएगा, राइट। चलो भाई डिफ्रेंशिएशन सही से चेक कर लेते हैं। एफ डैश जो होगा पहले को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ो, प्लस दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो और पहले के छोड़ो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, टू एक्स ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वन और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आ गया। ओह सॉरी, क्योंकि मैं टू को भी अंदर रख दिया था। तो यहाँ से आ गया मेरे पास हाफ माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्लियरली देख सकते हो मेरे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट है, एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स वन बाई रूट टू और एक माइनस वन बाई रूट। अगर मैं वन बाई रूट टू से बड़ा कोई भी वैल्यू लूँ तो ये क्लियरली जो होने वाला नेगेटिव होने वाला डेरिवेटिव। और वन बाई रूट टू पे जो वैल्यू आएगा फंक्शन का वो वन बाई
जीरो के बाद सिमेट्रिक होगा क्योंकि इवन फंक्शन है, इसलिए सिर्फ मैं इस साइड ग्राफ बनाऊंगा। तो जीरो पे ये हाफ होने वाला है, और 1/√2 पे ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 एंड ई का पावर माइनस हाफ। तो ये ई का पावर माइनस हाफ जाएगा, मीन्स 1/√e। रूट ई 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये कुछ फ्रैक्शन ही होने वाला है। लेकिन अब सवाल है 1/√e बड़ा होने वाला है या फिर 1/2 बड़ा होगा। तो देखो रूट ई बड़ा है या 2 बड़ा है, रूट ई बड़ा है, तो 1/√e जो होगा वो छोटा हो जाएगा हाफ से। ठीक, अब हाफ के बाद जो है वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। अच्छा सॉरी, रूट ई जो है वो छोटा है ना 2 से, रूट ई तो 2 पॉइंट समथिंग है, मैं उल्टा कर रहा हूँ भाई क्योंकि ई इज लेस देन 4। तो 1/√e जो होगा वो कुछ बड़ा होगा यहाँ पे, 1/√, फिर यहाँ के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और ये खत्म हो जाएगा। और एक्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे आपका ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो है, जो कि अटेन नहीं हो रहा है। तो रेंज जीरो से मैक्सिमम 1/√e तक चले गया। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो सही है। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, खास के मैं ये 3 स्टार वाले क्वेश्चन सब चाहता हूँ आप कमेंट करो। ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व ही कर दिया एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके, लेकिन मैं चाहता हूँ रिग्रेसली कि आप कर सकते हो इसको प्रॉपरली मीन वैल्यू थ्योरम लगा के। और ये आसान क्वेश्चन था, तो ये मीडियम हम बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन टफ है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली टफ है, और ये वाला तो एक इजी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे भी मैट्रिक्स वाला मीडियम टू डिफिकल्ट आप बोल सकते हो, और ये वाला भी क्वेश्चंस मीडियम बोल सकते हो। तो ओवरऑल जो जे एडवांस का पेपर इस साल होने वाला है आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना। तो बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होने वाला है। अब बोलोगे भाई हमको कैसे पता, वैसे तो आप जेई को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन कभी कभी यू कैन प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल। तो जिस हिसाब से एनटी इस बार मैथ्स का पेपर सेट किए हैं, और मैंने बहुत सारे आईटी कानपुर के प्रोफेसर्स या फिर उनके नोट्स भी देखे हैं, क्योंकि मैं खुद इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड था, तो मुझे काफ़ी कुछ उनके रिदम के बारे में एटलीस्ट पता है। ऑफ कोर्स प्रेडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन जो भी होगा पेपर्स थोड़े मीडियम टू ईजियर साइड में आने वाला है, खास कर मैथ्स का। और उसमें फ्रैग्रेंस होगा, मतलब मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स के कम और पीएनसी वाले आइडियाज, जिस हिसाब से जो बेसिक नंबर थियरी वाले फंडामेंटल आइडियाज है। और बहुत सारे क्वेश्चंस का आप स्कैम भी कर सकते हो फील के साथ। तो अगर आप प्रीवियस ईयर प्रॉपरली कर रहे होगे तो आई एम श्योर आपका तैयारी बहुत ही अच्छे से चलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं जल्दी एक्चुअल जे एडवांस के सॉल्यूशन के साथ।